राहु और केतु को लेकर ज्योतिष जगत में बहुत कंफ्यूजन रहती है। हमेशा से ही रही है और शायद रहती दुनिया तक रहेगी भी। तो राहु अगर आपकी कुंडली में बुरा फल दे रहा है, खराब फल दे रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। राहु का ये उपाय अगर आप कर लेंगे या फॉलो करेंगे तो राहु से संबंधी बुरे फलों में कमी आ जाएगी। राहु बुरा फल देता कब है, आपकी कुंडली से आपने कैसे देखना है, तो सिंपल दो चार बातें, दो चार पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिसे आप ध्यान में रखें और अपनी कुंडली में देख भी ले। राहु अगर अष्टम भाव में है तो कष्टदायी होता है। राहु अगर द्वादश भाव में हो तो कष्टदायी होता है। ये दो भाव तो परेशानी वाले होते ही हैं। अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, राहु जिस भाव में भी होगा उसी भाव से संबंधी समस्याएं आपको खड़ी कर देता है। मान लीजिए द्वितीय भाव में है तो धन संबंधी समस्याओं से आपको दो चार होना होगा। तृतीय भाव में है तो अपने दुस्साहस की वजह से आप मुश्किल में पड़ेंगे। हालांकि साहस की वृद्धि करता है। तीसरे भाव में राहु लाभवान होता है, यानी लाभ देता है, आपको धन लाभ देता है, आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको दुस्साहस करने को भी प्रेरित करता है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं। चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा हो तो डोमेस्टिक लाइफ में सुख का अभाव होता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। पंचम भाव में राहु हो तो प्रेम संबंधों में झंझट का सामना बहुत करना पड़ता है आपको, और आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका थोड़ी एरोगेंट नेचर की हो सकती है, जिसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। छठे भाव का राहु हालांकि अच्छा होता है, लेकिन आपका ऋण और रोग अगर बिगड़ रहा है तो उसके लिए राहु जिम्मेदार है। सप्तम भाव का राहु अच्छा नहीं होता। सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी करता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े होते रहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, ये वीडियो उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अष्टम का तो मैंने बता ही दिया कि अच्छा फल नहीं करता। नवम भाव में हो तो उच्च शिक्षा में बाधा करता है और धर्म कर्म के प्रति आपका मुंह मोड़ देता है, यानी आप समाज में चली आ रही परंपराओं के खिलाफ रहते हैं आप हमेशा, जिससे कि आप समाज में एक अप्रिय व्यक्ति बन जाते हैं। दसम भाव में राहु हो तो दसम भाव का राहु आपको राजनीति में सफलता दिला सकता है, लेकिन कर्म स्थान पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्म स्थान पे झंझट आपके साथ लगे रहते हैं। कर्म स्थान पे आपको निम्न स्तर के कर्मचारी, यानी जो आपसे नीचे काम करते हैं, उनसे आपको समस्याएं होती हैं। वो आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। एकादश का राहु अचानक प्राप्ति करवाता है, लेकिन एकादश का राहु आपको उदंड दोस्त यार देता है, गलत किस्म के मित्र देता है। द्वादश का राहु बुरा फल करता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो बुरा फल क्या करता है, तो नींद में कमी करता है, बिस्तर के सुख में कमी कर देता है, सैया सुख में कमी कर देता है। इसको और स्पष्ट कहूं तो मियां बीवी दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए रहते हैं। यह स्थिति झगड़े झंझट की वजह से हो सकती है राहु द्वादश में अगर हो तो आपने देख लेना है आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है और किस चीज और किस भाव से संबंधी आपको परेशानी आ रही है। अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और दो चार बिंदु बताता चलूं, आखिर में एक बार ही उपाय में बता दूंगा। आपकी मान लीजिए महादशा चल रही है किसी ग्रह की, राहु केतु के अलावा, तो उसके साथ अगर राहु बैठा है तो परेशानी आपको हो सकती है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके लग्नेश के साथ अगर राहु कहीं बैठा है तो आपको परेशानी आती है, आप राहु का ये उपाय कर सकते हैं। आपके पंचमेश के साथ बैठा हुआ है, पंचम भाव का जो भी लॉर्ड है उसके साथ राहु अगर बैठा हुआ है तो राहु आपको परेशान करेगा, आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके सप्तमेश के साथ राहु अगर बैठा हुआ है तो व्यवसाय में परेशानी होगी आपकी, और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े तनाव वाले हो सकते हैं, तो आप राहु का उपाय कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का लॉर्ड जो भी है, नवमेश जो भी हो, उसके साथ अगर राहु बैठा है और आप हायर एजुकेशन के फेज से गुजर रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र 18-19 साल है और नवमेश के साथ राहु बैठा हुआ है, तो उच्च शिक्षा में आपको समस्या कर सकता है।
कहीं भी बैठा हो राहु नवमेष के साथ, दशमेश के साथ अगर राहु बैठा हुआ है, दशम भाव का जो भी लॉर्ड है और राहु बैठा हुआ है उसके साथ, भले राहु एकादश में ही क्यों ना बैठा हो, दशमेश एकादश में ही क्यों ना बैठा हो, तो आपको सरकारी नौकरी में समस्या आती है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो राहु की वजह से आपको परेशानियां आती हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान से 2 बार सुनिएगा मेरे वीडियो को, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और टिप्स मैंने बता दिए यहां आप लोगों को। अब आते हैं उपाय पे। बहुत सिंपल उपाय है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नारियल, जटाधारी नारियल लेना है आपने। जटाधारी नारियल किसे कहते हैं? जटाधारी नारियल उसे कहते हैं जिस नारियल को पूरी तरह से आप छील नहीं देते। यानी एक नारियल लीजिए पका हुआ और उसको छील लीजिए, लेकिन पूरा नहीं छीलना है। गोल नारियल को इस तरह से छीलिए कि ऊपर का हिस्सा, जैसे बालों से पकड़ते हैं किसी को, उस प्रकार ऊपर नारियल का वो हिस्सा बचा रहना चाहिए। नीचे भले छील लीजिए लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं छीलना है। यानी नारियल को छील के पूरा गोल नहीं कर देना है, इस बात को ध्यान रखिए। नारियल को छीलिएगा, ऊपर का हिस्सा सर से बाल जैसे पकड़ते हैं, सर के बाल किसी के जैसे पकड़ते हैं, उस प्रकार से वो हिस्सा बालों का रहना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नारियल को सर माना जाता है। विश्वामित्र जी की कहानी आप देख लीजिए, जब वो एक स्वर्ग बनाने जा रहे थे दूसरा, तो उसमें इसका लॉजिक आपको मिल जाएगा। तो नारियल आपने इस प्रकार से ही छीलना है। एक नारियल ले लीजिए और ये नारियल आप खरीदिए शुक्रवार को। शुक्रवार को ये नारियल खरीद लीजिए। खरीद के आपने लाल मौली लेनी है। लाल डोर जो गले में पहनते हैं, कई बार उस डोर में सिक्का या ताबीज कवच डाल के भी लटका लेते हैं, वैसी डोर मिल जाए लाल रंग की, या लाल रंग की मौली ले लीजिए। मौली मतलब कलावा बांधते हैं ना जो हाथ में, यहाँ रिस्ट में, उसे मौली कहते हैं। और कई लोग पूरा लाल रंग का डोर भी पहनते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो लाल रंग की मौली आप ले लीजिए। आपकी हाइट जितनी है उससे 5 गुना ज्यादा। सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं आपको, आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो आपने लाल मौली लेनी है 25 फुट की। ये माप के लीजिएगा, यानी आपकी हाइट से 5 गुना लाल मौली होनी चाहिए। ठीक है, नारियल आप ले लीजिए शुक्रवार को, मौली ले लीजिए अपनी हाइट से 5 गुना ज्यादा, और उस मौली को आपने शुक्रवार रात को नारियल को इस तरह से पकड़ना है सर से बालों की तरह, और नारियल के पेट में, नारियल का नीचे का जो हिस्सा इस तरह झूल रहा है, उसके पेट में वो लाल मौली लपेट देनी है आपने पूरी। यानी 25 फुट की, या आपकी हाइट से 5 गुना जितना भी फुट हो, वो लाल मौली उसके पेट में यूं लपेट देनी है। ठीक है, ऐसे नहीं लपेटनी है, इस तरीके से उसके पेट में लपेट के यहां अटका देना है उसको। ठीक है, अब इस नारियल को, मौली लपेटी हुई है उसमें, इस नारियल को आपने अपने सिराहने रख के सो जाना है। यानी रात को नारियल को आपने अपने सिराहने रख के सोना है। सिराहने से मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने तकिए के पास ही रख ले उसको, वहां रखने में समस्या अगर होती है तो आप नारियल को अपने पलंग के नीचे उस जगह पे रखें जिस तरफ आपका सर है। जैसे आप सो रहे हैं इस तरफ सर करके, तो नारियल को उसी की सीध में आप नीचे रख सकते हैं और सो जाइए आराम से। शनिवार को सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ जो भी करते हैं घर का वो कर लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। उस नारियल को आपने वहां से उठाना है और बहते पानी में बहा देना है, और समय है 12 बजे का। दिन के 12 बजे आपने शनिवार को वो नारियल बहते हुए पानी में बहा देना है। गंगा नजदीक हो तो, या कोई भी बहती हुई नदी, बहता हुआ पानी आपको मिले तो वो नारियल वहां आपने बहा देना है। शनिवार को करना है ये उपाय, और करना है आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को। यानी जो सारी क्रिया मैंने बताई आपको, क्रिया मतलब क्या करना है, वो जो मैंने आपको बताया वो करना है आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से। यानी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार होगा। अगर शुक्रवार प्रथम शुक्रवार नहीं है, मान लीजिए उसी दिन अमावस्या है, शनिवार को प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है शुक्ल पक्ष की, तो भी चलेगा। शुक्रवार को आपने खरीद के लाना है, और पहला शनिवार आपका शुक्ल पक्ष का प्रथम शनिवार होना चाहिए। ठीक है, अमावस्या के बाद
जो भी वार आता है उसको प्रथम वार कहा जाता है शुक्ल पक्ष का। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को आपने ये उपाय करना है और लगातार 3 शनिवार करना है, कम से कम 3 शनिवार। समस्या ज्यादा है तो आप 7 शनिवार ये उपाय कर सकते हैं लगातार। शुरुआत ही आपने करनी है शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से, उसके बाद प्रथम द्वितीय नहीं देखना है, क्योंकि तीसरा शनिवार तो आपको मिलेगा ही नहीं शुक्ल पक्ष का। 7 शनिवार लगातार तो शुक्ल पक्ष नहीं हो सकता, 3 शनिवार ही नहीं होगा लगातार शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आपने शुरू करना है और 3 शनिवार ये उपाय करना है। परेशानी ज्यादा है तो ये उपाय आपने लगातार 7 शनिवार करना है। ठीक है, बहुत सिंपल उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। ये उपाय मैं सालों से बता रहा हूं लोगों को, कई सालों से बता रहा हूं और इस उपाय का सुफल मिलते हुए देखा है मैंने। लेकिन ये उपाय करना आपने है, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। मैंने कह दिया, ज्योतिष ने कह दिया इसलिए कर लिया, इस तरीके से नहीं करना है। श्रद्धा और विश्वास भी बहुत जरूरी होती है उपायों में। ये उपाय आप कीजिए और जब नारियल पानी में बहा रहे हो उस वक्त आप मन ही मन शनिदेव का आह्वान करें, राहु देव का आह्वान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि जो समस्याएं मेरी हैं वो समस्याएं मुझसे दूर चली जाएं। एक बात का और ध्यान रखना है आपने कि नारियल उस तरफ मुंह करके आपने बहाना है जिस तरफ पानी का बहाव हो, यानी पानी इस तरफ जा रहा है तो आपका मुंह भी उसी तरफ होना चाहिए। भाव यह है कि नारियल आपसे दूर जा रहा है, हालांकि वो डूब जाता है वहीं पर, लेकिन वहां भाव बहुत जरूरी है आपका। नारियल आपने उसी दिशा में छोड़ना है जिस दिशा में पानी की धारा जा रही है। ठीक है, सिंपल उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। राहु की स्थिति अगर वो है आपकी कुंडली में, जो स्थितियां मैंने शुरू में आपको बता दी हैं, तो ये उपाय आप कीजिए, आपकी समस्याओं में कमी आएगी ईश्वर ने चाहा तो। खास करके राहु की महादशा अगर आपकी चल रही है और राहु गलत प्लेसमेंट में है, आपकी परेशानियां खत्म नहीं होने को आ रही, आप काफी परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो ये उपाय कीजिए। इस उपाय का फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।